Yes, good morning to all of you. Lesson number 5, class 7, क्वालिटी। ये एक क्वालिटी एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसका नाम है मिस्टर गेसलर, जो जर्मन में जाके वहीं पे सेटल हो गया। वो एक शू मेकर है, एक परफेक्ट आर्टिस्ट का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाली वो पेंटिंग में ही हो। वो ऐसा काम करे जो अपनी कोई भी कला में एकदम परफेक्ट हो हर चीज़ के लिए, तब उसको आर्टिस्ट भी कहलाया जाता है। स्टार्टिंग क्वालिटी। I knew him from the days of my extreme youth because he had made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. यानी कि ये जो है ये उसके बचपन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि ये मेरे पापा के बूट्स बनाया करते थे और ये अपने भाई के साथ एक शॉप में काम करते थे, जो कि एक गली में के अंदर यानी कि जानी मानी एक छोटी सी गली के अंदर में इनकी वो दुकान थी, जो एक लंदन का पार्ट कहलाता है। The shop had a certain quiet destination. There was no sign upon it other than the name of the Gessler brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to it. To make boots, such boots as he made, seemed to be then and still seems to me mysterious and wonderful. तो इनकी जो दुकान थी वो एकदम अलग हटके रहती थी और उनकी दुकान में ऐसा कुछ पूरा कोई बोर्ड ऐसे एकदम बड़ा सारा नहीं बना हुआ था, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ था गेसलर ब्रदर्स। और उनकी जो शॉप के अंदर एक छोटी सी खिड़की थी डिस्प्ले के अनुसार, उसके अंदर में ही इन्होंने कुछ जूते बना के रखे हुए थे और वो उतने ही जूते बनाते थे जितने की ऑर्डर इनको मिलता था। और ऐसे जूते बनाते थे कि मतलब जिसके लिए इन्होंने बनाया है उनके पैरों में एकदम फिट आते थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता था। सबके सब देख के उसमें आश्चर्य होते थे और ये कहते थे कि मतलब ऐसा लगता है जैसे इन्होंने जूते बनाए तो कुछ रहस्यमय है और कुछ बहुत ही विशेष है। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do, Mr. Kessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his braid, it is an heart. यानी कि एक दिन वो अपने उस उनकी दुकान पे गया था और एकदम शर्माते से हुए थे। उसने अपना पैर आगे किया और कहा था कि मुझे मेरे इस पैर के नाप के जूते चाहिए, मतलब इससे मिलना मुश्किल है ना गेसलर? तो वो गेसलर आंसर देता है एक स्माइल करते हुए और कहता है, नहीं, ये कोई हार्ड नहीं है, ये तो बहुत ही सरल है। और वो रेडनेस का मतलब यानी कि वो खुद इतने गोरे थे कि उनके स्माइल पे रेडिश कलर जैसे मतलब रेडनेस आ गया। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. मतलब उनके पास में बहुत जैसे कम जने ही ऐसा होते थे, कम ही शूज़ मिला करते थे, क्योंकि वो उतना ही बनाते थे जितना उनको ऑर्डर मिलता था। उसके अलावा थोड़े बहुत जूते ऐसे होते थे जो उनकी शॉप में मिल जाते थे और वो भी सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए। जैसे वो लोग आते हैं अपना ऑर्डर लेने और फिर वापस वो शूज़ वहाँ से ख़त्म हो जाते थे और वो दूसरा ऑर्डर ले लेते थे। इस तरीके से उनके पास में ऐसे जूते कि मतलब वो कभी जल्दी से फटते नहीं थे। कुछ शूज़ ऐसे होते थे ना कि जैसे जल्दी हमने पहना, थोड़ा टाइम के बाद में वो फट गए और ख़राब हो गए। और इनकी दुकान की ऐसी क्वालिटी थी शूज़ की कि मतलब वो जल्दी से फटते नहीं थे और काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज़ ले सकते हैं। One went in not as into most shops but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttler's sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awaking from some dream of boots. तो जैसे उनकी शॉप पे जाते थे तो हमें वहाँ पे
मतलब भीड़ नहीं होती थी। ऐसा लगता जैसे एकदम शांत जगह पे जा रहे हैं। वहाँ जाके वहाँ पे एक चेयर होती थी, वुडन चेयर, उस पे बैठ जाते थे और हम वेट करते थे उनका। जैसे और गटलर साउंड यानी कि एक अजीब सी, जैसे कहते हैं ना सीढ़ियाँ स्टेयर्स उतरते हैं तो अपने पैरों की जो आवाज़ आती है वैसे उनकी आवाज़ आ रही होती है जब वो सीढ़ियाँ उतरते हैं। वुडन स्टेयर्स यानी कि लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर उसके ऊपर से जब वो उतर रहे थे तो वो ऐसे आवाज़ करती रहती है, टिप 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 ऐसे। और वो थोड़े से ऐसे झुके हुए से थे और उनके एक लेदर का एप्रिन पहना हुआ रहता था और वो उनके हाथ जैसे ना थोड़े से कैसे झुके हुए से थे और ऐसे उनकी आंखें तो ऐसे लग रही थी जैसे कि ये अभी ही नींद से उठे हैं। इस तरह से वो नजर आते थे। And I would say, "How do you do, Mr. Kessler? Would you make me a pair of Russian leather boots?" तो वो उसके शॉप में जाता है तो उसको कहता है कि ओ मिस्टर गेस्लर, कैसे हो आप? क्या आप मेरे लिए एक पेयर ऑफ रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हो? Without a word, he would leave me reiterating whence he came or into the other portion of the shop. And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his street. और वो मुझे बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गए और दूसरी जगह चले गए, दूसरी शॉप की तरफ में, और उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं वैसे ही उस वुडन चेयर के ऊपर में ही उनका वेट कर रहा था। और उनकी शॉप में जैसे अपन जाते हैं शूज़ शॉप में, तो अपन को भी पता है कि वहाँ की एक अजीब सी स्मेल आती है ना, लेदर की और की। वो उसी को ही इनहेल यानी कि सुगंध लेते हुए वहाँ पे चुपचाप वहाँ पे बैठा था। इतने में क्या दिखता है, सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर विथ हिज आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क। फिर जब वो थोड़ी देर में आए थे अपने हाथों में एक लेदर ऑफ पीस गोल्ड ब्राउन कलर का लेके जब वो आए थे तो उनके हाथों में था। तो वो भी मिस्टर जो शूज़ लेने आए थे वो उनको देखे और उसको देखते ही रह गए और कहा था, "What a beautiful piece! When I too had admired it, it would speak again. When do you want them?" तो वो कहता है कि वाह कितना सुंदर है ये पीस। तो वो कहता है, वो जब वो ये बात कहता है कि कितना सुंदर है, तो वो कहता है, मिस्टर गेस्लर उनको कहते हैं, "अच्छा आप ये बताओ आपको ये कब चाहिए?" तो मैंने उनको आंसर दिया था, आई वुड आंसर, "ओह, एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, एंड वी वुड से टुमारो फॉर नाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर." वो कहता है कि आपको ये कब चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे आपकी सुविधा हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे दे दीजिएगा। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, कल रात से पहले अगर मैं दे दूँ तो। और फिर उसके बाद में मैं अपने भाई से भी पूछ लूँगा, फिर मैं आपको रिप्लाई दूँगा। Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler." "Good morning," he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. मैं अपने ही मन में बोल रहा था थैंक यू, और फिर उसके बाद में ये कहा था ना गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, तो उन्होंने वापस मुझे रिप्लाई दिया था गुड मॉर्निंग। और उन्होंने वो जब मैं जा रहा था और उनके हाथों में जो वो लेदर का जो पीस था वो ही देख रहा था। जैसे ही कि मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था वो वापस अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए थे, और जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो वापस वही आवाज़ आ रही थी टिप टैप की। तो इसको ऐसे लगा कि अब ये वापस ऊपर जा रहे हैं, अब ये वापस ऐसे ही उसके अच्छे अच्छे शूज़ कैसे बनाने हैं, ये क्या करना है, इस तरीके से सपने ले रहे होंगे वापस दोबारा। इस तरह से वो अपना चले जाते हैं। I cannot forget the day on which I had occasion to see him, Mr. Gessler, that last pair of boots cricket you know. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It should not I cricket." तो वो ये कहता है कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस टाइम पे मैंने उनसे ये बात कही थी कि गेस्लर, आपने जो मुझे लास्ट पेयर जो मैंने आपसे पिछली बार जो जूते बनवाए थे वो जूते जो हैं जब मैं चलता हूँ तो वो बहुत आवाज़ करते हैं। वो मेरी तरफ में एक पल के लिए देखे
और कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मैं अपने वापस कुछ कहूँगा उनके बारे में। तो वो कुछ भी नहीं बोल के चुपचाप सुने और उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इट डिड, आई एम अफ्रेड, यानी कि हाँ वो ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे को भी अपने थोड़ा मन में ऐसे लग रहा था। तो वो कहते हैं, यू कुड देम वेट बिफोर डे फॉर्म देमसेल्स, क्या आपने उनको कुछ गीला वगैरह ऐसा कुछ किया है? तो कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैंने उनको कुछ छेड़ा है। At that he lowered his eyes as if hunting memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. वो अपनी आंखें झुका लेते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है उनको, और वो अपने आप को ये सोचते हैं कि ये जूते जब मैं बना रहा था तो मैंने क्या ऐसा किया था। वो अपने मन ही मन में ये बात सोच रहे थे। और फिर कहते हैं कि Send them back, he said. I will look at them. फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप उन जूतों को वापस ले आना, मैं देखता हूँ। ऐसे करके June birds, he continued slowly, are bad from bread. If I can do nodding with them, I take them. Offer your bill. June, then the boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take off your bill. वो कहते हैं कि ठीक है, आप उन जूतों को लेके आ जाइएगा, मैं देखता हूँ। अगर वो जूते जो यहाँ से आपने लिया है और वो जूते सही ढंग से नहीं बने हुए हैं, तो मैं मुझे आपको वापस वो बिल के जो पैसे हैं मैं आपको दे दूँगा। Once I went absent-mindedly into a shop in a pair of boots brought to an entire emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes punching the inferior covering of my foot. At last he said, those are not my boots. तो जब एक दिन क्या होता है कि ये ना मतलब भूल जाता है और वो शूज़ पहन के चले जाता है जो शूज़ इसने किसी और लार्ज फर्म से ख़रीदा था एक इमरजेंसी के टाइमिंग में, और वो पहन के वहाँ चला जाता है और देखता भी नहीं है कि उसने किस तरह के कौन से शूज़ पहने हैं। तो ऐसे करके वो उसको शूज़ दे देता है। तब फिर वो जो मिस्टर जेसलर है वो देखता है, देख के और उसके बाद में और उसको कहता है कि अरे ये शूज़ तो मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये तो किसी और के हैं। That tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. वो उनको कहते हैं ना जबकि ये मेरे यहाँ के शूज़ नहीं हैं, तो उनकी आवाज़ में एक थोड़ा गुस्सा भी जैसे नज़र आ रहा था, ना कि पूरा डर का और ना ही कुछ एकदम जिसे कहते हैं ना गुस्से से लाल पीला होना। फिर पर उनके आवाज़ में एक रोब जिसे कहते हैं ना खून में जो गर्मी, वो उनको दिखाई दे रही थी कि मतलब वो कह रहे कि ये मेरे यहाँ के शूज़ नहीं हैं। और वो उनके पैर की वो उस उंगली के ऊपर में प्रेस करता है जहाँ पे उनको वो जूते पहनने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसको वो हाथ में लेकर और उनको ये बात कहता है कि It was your deed, he said. Does big firms go no self-respect? And then, as if something he was given away within him, he spoke long and bitter. It was the only time I ever had him discuss the conditions and hardships of his trade. वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं उनमें कोई अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ खाली जैसे ऑर्डर आपने दे दिया बस बना दिया, उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है ये उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी जो